गाजियाबाद में आपने बहुत सारे समाज सेवी देखे होंगे। कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, कोई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए लड़ जाता है, कोई जो है गरीब कन्याओं को विवाह करा रहा है। अलग अलग तरह के समाज सेवी हैं गाजियाबाद में। कोई बच्चों के लिए जो है अलग अलग तरह एक्टिविटीज़ करता है, अनाथ बच्चों के लिए भी काम करता है। ऐसी एक समाज सेवी है रीता देओल। रीता देओल किस तरह की समाज सेवी है, उनसे बात करते हैं। वैसे ये चर्चा में तब से आई हैं जब से इन्होंने आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर काम करना शुरू किया और एक बिल्डर से लड़ गई। किसके लिए? बेसिक यानी कि बुनियादी सुविधाओं के लिए। जब इन्होंने यहाँ का रहना शुरू किया और बिल्डर से इनको वो चीज़ें नहीं मिली तो ये बिल्डर के सामने खड़ी हो गई और पुलिस चौकी, थाना और डीएम एसडीएम के दरवाजे तक पहुँच गई। वहाँ से ये गाजियाबाद में चर्चा का विषय बनती हैं। रीता जी, किस तरह की समस्याएं थी और वो जो अनुभव रहा आपका सिस्टम के साथ में दो चार होने का और 5,000 लोगों के लिए जो आवाज़ बन गई, उम्मीद की किरण बन गई आप लोगों को, बहुत प्यार मिलता है लोगों से आपको। तो आपके पास किस तरह के लोग अब आते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या? अब तो लोग आते जाते रहते होंगे आपके पास में। अजय जी, अब मैं आवाज़ तो सिर्फ आदित्य वर्ल्ड सिटी के लिए बनी थी, बट मैं शुरू से समाज सेवा करती आ रही हूँ। मेरे पास बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैंने 12 स्कूल और 7 आंगनवाड़ी मेरे पास गोद हैं, जिसमें मैं बच्चों को एजुकेशन मटेरियल देती रहती हूँ। लेकिन मेरा दायरा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन तक नहीं है। लोगों की ज़रूरतें, जहाँ उनको सहायता की ज़रूरत है, वो कहीं भी हो। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं गाजियाबाद के अंदर और ख़ास तौर से अपने जहाँ आप रहती हैं वहाँ पर। तो किस तरह के मुद्दे सबसे ज़्यादा आपके सामने आए जिसको लेकर लोगों ने आपसे कहा कि रीता जी इसके लिए आवाज़ उठाइए? जैसा कि आप मुझे कई बार डीएम ऑफिस के अंदर दिखाई दी और वहाँ पर आप संघर्ष करती हुई दिखाई दी। तो आखिरकार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? क्यों क्यों आप लोगों के लिए लड़ने पहुँच गईं? लोग तो अपने लिए लड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, आप दूसरों के लिए लड़ने पहुँच जाती हैं। वो जुनून क्या है, वो मुद्दे क्या हैं, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। अजय जी, मेरे लिए क्या है, लोग कहते हैं कि अपने लिए लड़ो। मैं कह रही हूँ मैं दूसरे के लिए लड़ नहीं रही हूँ, मैं अपने के लिए लड़ रही हूँ। क्यों? अगर मैंने क्राइम खत्म किया, क्राइम के लिए लड़ाई करी, गलत के लिए लड़ाई करी, तो कहीं न कहीं शायद मेरा बच्चा और मेरा परिवार भी उससे अपने आप सेफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी क्राइम करने वाला किसी एक इंसान को देख के क्राइम नहीं करता, उसे तो आदत है क्राइम करने की। तो हमेशा गलत के लिए लड़ो, वो कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है। रहा मेरे डीएम के ऑफ़िस जाने की, जो आपने बात करी सोसाइटी के लिए, देखो आपको पता है दिल्ली एनसीआर जो है बिल्डर सोसाइटी से भरी पड़ी है। और बिल्डर की जो सोसाइटी जितनी भी है, आपको पता है किसी भी सोसाइटी में ओसीसीसी बिल्डर को नहीं दिया गया है। ठीक है। और लोग वहाँ रहने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको सोसाइटी मिलने वाली है। सब इसी उम्मीद में, मिडिल क्लास के फैमिली लोग फ्लैट ले लेते हैं। अब वो 5-5 साल, 6-6 साल लोगों को नहीं मिल रही है। तो जैसे ही बिल्डर से उनको ऑफ़र आता है, वो तुरंत रहने पहुँच जाते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि उसमें पूरी सुविधाएँ बिल्डर ने मुहैया करा दी हैं या नहीं करा दी हैं। अब इस पे ग्राउंड वर्क जीडीए का होता है। अगर ओसीसीसी नहीं है, तो वो रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये सारी मिली-भगत है आपस में, जीडीए की, डिपार्टमेंट्स की, बिल्डर की, कि बिना ओसीसीसी के लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं। अब आप डीएम ऑफिस के हालात सुनिए। मैं किसी अपने डीएम साहब के लिए नहीं कह रही, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम की बात कीजिए तो हमने जब जो एक छोटा-सा कर्मचारी है उससे लेके ऊपर तक, है ऊपर ना? तक की बात कीजिए, जब हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना तो मेंटेनेंस के नाम पे प्रॉपर बिजली थी, मतलब आप सड़कों पे निकल रहे हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है। हुँ। चूँकि नई सोसाइटियाँ बनी, घास हर तरफ है, घास पैरों तक की लोगों की घास थी, लोगों के घर में साँप तक घुस जाते थे, बिल्डर को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो प्रॉपर सुविधाएँ ना होने की वजह से मेंटेनेंस का हम लोग हर महीने पैसा दे रहे हैं, वो पैसा तो उनके खाते में जा रहा था, पर सुविधाएँ नहीं थी। जब हम डीएम ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने हमें पता है क्या जवाब दिया? मैडम आपने देखा क्यों नहीं? आपने मकान क्यों ले लिया? जब आपको पता नहीं था वहाँ सुविधाएँ हैं, तो आपने मकान क्यों ले लिया? मैंने उनको तुरंत पलट के जवाब दिया, जब आपको पता था वहाँ सुविधा नहीं, तो आपने रजिस्ट्री क्यों करी? जी। तो इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि जो एक प्रलोभन दिया जाता है, रेडी टू मूव। लिव या रेडी टू लिव या रेडी टू मूव, ये पोजीशन आप तुरंत ले लीजिए। इसके चक्कर में लोग, ये झांसे में लोग आ जाते हैं, रहने पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनकी समस्याएं खड़ी होती हैं। ठीक वैसे जैसे कि नोएडा के है ना, जो बायर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं और वो परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही शायद गाजियाबाद में। तो कितने लोगों की आवाज़ बनी आप यहाँ से? आदित्य यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो पूरा लो राइज़ सेक्टर था, उसकी आवाज़ बने, और उसके बाद लोगों ने मुझे जॉइन किया, चाहे वो हाई राइज़ की समस्या भी वहीं थी। यहाँ पे अर्बन भी है, सिटी भी है, लग्ज़ूरिया भी है और लो राइज़ है, जिसमें 1, 2, 3, 4 सेक्टर हैं। तो कितने लोग होंगे? मेरी समझ से यहाँ पे कम से कम नहीं तो 5,000 फैमिली होंगी। 5,000 फैमिली में अगर हम एक बेसिक काउंट कर लें,
4 फैमिली का एक एवरेज लेके चलते हैं, तो 5000 फैमिली का आप देख लो, 5 तो 5000 फैमिलीज़ की अब आवाज़ बनी है, 5000 फैमिलीज़ की जो समस्याएँ थी अगर आप उँगलियों पे गिना सकें हमारे दर्शकों को, क्या थी? उँगलियों पे आप पूल, अब आप कहीं का पूल जैसे आप लो राइस का पूल आके देख लीजिए। छठ पूजा में इस पूल में पानी भरा गया था, आज तक उसमें मच्छर हैं, हुँ। पूल साफ नहीं हुआ। ग्रास कटिंग कहीं नहीं है, सिक्योरिटी इन्होंने पूरी तरीके से हटा ली थी, जिसे बहुत डीएम ऑफिस के चक्कर और प्रोटेस्ट करने के बाद सिक्योरिटी को हमने वापस वे बैक लिया है, वो भी सिक्योरिटी उन्होंने पूरी तरह से वापस नहीं करी है। उसके बाद कहीं भी आप सफाई देख लीजिए, नहीं प्रॉपर मिलेगी, लाइटिंग कहीं प्रॉपर नहीं मिलेगी, आधे से ज़्यादा एरिया डार्क रहता है, पार्कों का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इन्होंने हमें वो दिया, जिम के नाम पे जो स्पेस दिया है वो बहुत छोटा है, कम्युनिटी हॉल के नाम पे हाई राइज़ में दिया वो छोटा है, और लो राइज़ में तो कम्युनिटी हॉल ही नहीं दिया है। मतलब लोग एक छोटा-सा काम करने के लिए सड़कों पे करते हैं फंक्शन, और उसके बाद क्या होता है, जब सड़कों पे फंक्शन करते हैं 2 दिन तक वो कूड़ा फैला रहता है। हुँ। तो एक अगर हम प्रॉपर सर्विस बताते हैं, तो यहाँ में सिर्फ़ कूड़ा उठाने की सर्विस है, जो सुबह 8 बजे कूड़े वाला घंटी बजाता है और 8 बजे कूड़ा उठा के लेके जाता है। वो भी अगर सड़क पे आप रुक चल रहे हैं, बच्चे खाते हैं, पीते हैं, उस कूड़े को भी इन्होंने कूड़ेदान लगाने से मना कर दिया है। जब मैंने कहा कि आप सड़कों पे भी, रोड साइड में भी कहीं-कहीं बीच-बीच में रखिए ताकि कूड़ा ना हो, वो भी लगाने से मना कर दिया। ये जो कूड़े की आपने बात की, तो ये कूड़ा प्राइवेट है या फिर गाज़ियाबाद नगर निगम की तरफ से आता है? सोसाइटी में हमने नगर निगम से हेल्प माँगी थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि नगर निगम सोसाइटी में कूड़े के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ बिल्डर उठाता है कूड़ा, और जब प्रोटेस्ट के टाइम पे जब हम लोगों ने बिल्डर का विरोध किया, तो उसने हमारा कूड़ा भी उठाना बंद कर दिया, और उसमें जब हम नगर निगम से मदद माँगने पहुँचे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बिल्डर्स के साथ आपकी काफ़ी बातचीत हुई होगी। मैं मुझे लगता है हॉट टॉक भी हुई होगी। 5000 लोग की आप आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आप। तो बिल्डर का क्या रुख रहा? देखिए, बिल्डर ने हमें बिल्कुल उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि बिल्डर ने हर वक़्त जब भी कोई डीएम, एसडीएम जिसने भी उनको फ़ोन किया कि आपकी शिकायत लेके लोग यहाँ आए हैं, तो बिल्डर ने छूटते एक ही बात बोली, वो एक रीता देओल नाम की लड़की आई होगी, वो नेता नगरी कर रही है। तो कोई धमकी वगैरह कुछ डराने की कोशिश, दबाने की कोशिश? बिल्कुल उन्होंने की। कि बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास में ना, मेरी ये समस्या है, मेरी समस्या, गाज़ा से कोने-कोने से लोग आपके पास आते होंगे। तो ये जो लोग आते हैं, जब आपके पास आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर वो कोई मालूम पड़ता है कोई बहुत दूर से आया है, एक उम्मीद के साथ आया है, क्या फ़ील होता है आपको उस वक़्त कि क्या करना है इसके लिए? पहली बात तो जब कोई मेरे पास आता है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे शायद इस काबिल बना दिया कि शायद मैं किसी की मदद कर पाऊँगी, और उसके बाद जब कोई मुझे लगता है बहुत दूर से आया और उम्मीद से आया, तो मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाई, तो उस बेचारे की उम्मीद टूट जाएगी। तो उसकी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं पूरा ज़ोर लगा देती हूँ कि इसकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब बिल्कुल होपलेस हो जाता है, सब जगह से हाथ पैर मार लेता है, क्योंकि हर आदमी पहले कोशिश करता है, खुद ही थाने, कचहरी सब जगह चक्कर लगाता है। उसके बाद अगर वो कहीं की बहुत दूर चल के किसी के पास जा रहा है, तो बहुत उम्मीद से जाता है, और अगर वो उम्मीद वहाँ ना पूरी होती, तो शायद उसके बाद वो हताश होकर घर बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी आखिरी उम्मीद मैं हूँ, और ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आखिरी उम्मीद मैं हूँ और ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए और आज तक रीता देओल ने उम्मीद को टूटने नहीं दिया है।